नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की आतंकवादी घटना हुई है, 2019 में जो पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हुआ है। सीधे तौर पर ये चुनौती दी गई है सरकार को, सत्ता को, और देश को चुनौती दी गई है। जो भी इसके जिम्मेदार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी कि न केवल जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि जो लोग इसके पीछे हैं, यानी जिनका षड्यंत्र है, जिन लोगों ने इसका पूरा का पूरा खेल रचा है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोड़कर चले आए। गृह मंत्री ने श्रीनगर का दौरा किया, पहलगाम गए, घटनास्थल पर गए और वहाँ से लौटे और एक कड़ा संदेश देने का उन्होंने भी संकेत दिया। शाम को मीटिंग हुई CCS की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है, उसकी मीटिंग हुई, जिसमें वरिष्ठ मंत्रीगण थे, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के आवास पर। और उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, उसके अलावा NSA अजीत डोभाल, इस तरह से वरिष्ठ लोग थे। और उसमें बड़े फैसले लिए, तमाम बड़े फैसले, जिनमें मुख्य रूप से 5 बड़े फैसले थे। सबसे पहला फैसला तो ये था कि 1960 की जो सिंधु जल संधि है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। ये पानी, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान में रोक दिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा, अब ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा फैसला लिया गया कि 1960 का जो सिंधु जल संधि है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया कि जो अटारी बॉर्डर है, वहाँ का एक चेक पोस्ट है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर। क्योंकि माना जा रहा है कि जो इसमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान की भूमिका है, और जो आतंकवादी जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया है, पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनका स्केच तैयार किया गया है और बताया गया है कि ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं और इनके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैकिंग है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना जो मिली है, सार्क के नियमों के तहत सार्क देशों के बीच जो एक संबंध है, सहयोग है, उसके तहत वीज़ा की जो छूट मिली है, उसको बंद कर दिया गया है और भारत उनको आने से अब रोका जाएगा, अब नहीं अनुमति दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिक जो मौजूदा समय में इस वीज़ा पर भारत में हैं, उनके लिए कहा गया है कि 48 घंटे का समय है, वो अपने देश चले जाए, यानी पाकिस्तान चले जाए भारत से, जो इस वीज़ा पर आए थे, जिसको कहा जाता है SVES। चौथा बड़ा फैसला है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जो हाई कमीशन है, वहाँ रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति, पर्सोना नॉन ग्रेटा, घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। और पाकिस्तानी उच्चायोग से भी जो भारत के राजनयिक हैं और बड़े अधिकारी हैं, उनको वापस बुलाने की बात कही गई है। यानी सीधे तौर पर ये एक बड़ा संदेश दिया गया है कि अब इन फैसलों के बाद आगे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई पड़ रही है सरकार। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, उनको सतर्क कर दिया गया है। खैर, जम्मू कश्मीर में भी इसे लेकर जिस तरह से वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ और उस घटना की निंदा की गई, वहाँ के आम लोगों ने इस घटना को लेकर अपना दुख जताया है, पूरे देश भर में इसको लेकर जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, उन सब के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। अब इस फैसले के आगे का क्या कदम है, इस पर लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि इन फैसलों से कोई बहुत बड़ा संदेश मिल रहा हो सीधे तौर पर, वो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। नाराज़गी और गुस्सा और एक जो कहते हैं कि कड़ा संदेश, कड़ी निंदा, वो तो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसको लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो उनको देखते हुए नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा एक मैसेज दिया गया हो, लेकिन ये एक संकेत है। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, ये सरकार बताएगी। पर दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत गंभीर बात है,
और जिस पर चर्चा थोड़ी सी कम हो रही है, यद्यपि हो रही है, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जम्मू कश्मीर पहले से भी और धारा 370 के खात्मे के बाद भी बहुत ही संवेदनशील इलाका है। वहाँ सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो लगा हुआ है वो भी वहाँ पर लागू है जम्मू कश्मीर में। वहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में है। चूँकि अब 370 के बाद वहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, तो राज्य सरकार के पास बहुत कुछ है नहीं। नाली खंडे बनवाने से लेकर इस तरह के छोटे मोटे काम और फैसले करने के अधिकार उनके पास हैं। पुलिस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वो सब देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां सब गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, यानी केंद्र सरकार के पास आती हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर, जिस टूरिस्ट प्लेस पर ये हमला हुआ है, वो अपने आप में पहलगाम संवेदनशील इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है, और ये पीक आवर की शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर जाने वाले। ये मौसम है कि अब इसी समय लोग तेज़ी से वहाँ जाते हैं, क्योंकि सुहावना मौसम होता है। जम्मू कश्मीर की यात्रा लोग करते हैं। सरकार बहुत प्रचारित भी कर रही है कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम, सुरक्षा के इंतज़ाम वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, और आप जाइए तो लोग जा रहे हैं, और अच्छी खासी तादाद में लोग जा रहे हैं। जहाँ ये घटना हुई है वहाँ भी, उस घटना के वक्त भी 2000 से ज़्यादा लोग थे। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 4,000 के करीब लोग थे, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोग तो थे ही वहाँ पर। चश्मदीदों ने भी बताया है, वहाँ जो लोग उस समय मौजूद थे, जो कई लोग हैं बाहर बचकर आए हैं, अपने घरों को आए हैं, उन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर्सनेल नहीं थे, स्थानीय पुलिस के लोग भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ इतनी बड़ी संख्या में देश के तमाम हिस्सों से पर्यटक आए हुए हैं, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आम जगह पर भी अगर इतने टूरिस्ट लोग पहुँच रहे हैं तो 100-200 सिक्योरिटी पर्सनेल होते ही हैं, स्थानीय पुलिस के लोग होते हैं, या फिर अब जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पैरामिलिट्री भी जगह जगह है, वो भी होती है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा। और लगभग 1.5-2 घंटे तक ये गोलीबारी होती रही, और ये कहा जा रहा है, अगर ये सही है, कि लोगों को पूछ कर, उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर, तमाम तरीके से उनकी पहचान कर उन लोगों को मारा जा रहा था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, तब भी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, सिक्योरिटी पर्सनल कहाँ थे? बहुत बड़ा सवाल है। क्या आसपास काफ़ी दूर तक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, बावजूद इसके कि वहाँ पर लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं? और कोई ऐसा नहीं कि एक ही दिन पहुँचे हुए थे, मंगलवार को, उससे पहले भी लगातार वहाँ लोगों के जाने का सिलसिला जारी था, और तमाम महत्वपूर्ण लोग, हमने देखा कि एक दुखद इसमें एक नेवी के ऑफिसर की हुई है दुखद मृत्यु, वो अभी उनकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। तो इस तरह के लोग वहाँ पर गए हुए थे, और इतनी बड़ी तादाद में लोग गए थे, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आतंकवादी 4-5 की संख्या में, 5-6 की संख्या में जो बताया जा रहा है, अगर वो आ रहे थे वहाँ पर, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां इसकी जानकारी नहीं हासिल कर सकी? उनको पता करने का कोई सूत्र नहीं था उनके पास? उनको पता नहीं था, या उन्होंने अपने इनपुट दिए थे, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया? क्या वजह है इसकी? और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदार है, या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। उनके ऊपर प्रधानमंत्री हैं, और मांग हो रही है लगातार सोशल मीडिया में कि इस्तीफा दो गृह मंत्री। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि ये निहायत अक्षमता है ये गृह मंत्रालय की, और सैक करो, तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को हटाओ। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? किसी की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? और पार्लियामेंट में यह कहा जा रहा है कि हमने ख़त्म कर दिया। क्या अब जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? अभी पिछले साल भी हुई थी, उससे पहले भी हुई हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं।
टूरिस्ट मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा रहे हैं, आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, आपको कोई घटना नहीं दिखाई दे रही है। पार्लियामेंट में आप कह दीजिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ये सही बात है? और तो और खबरों को दबाने की, छिपाने की, उनको रोकने की कितनी कोशिशें की गई। देर रात तक, मंगलवार को जब ये घटना हो रही है, देर रात तक लोगों को एग्जैक्ट वहाँ पर कैजुअलिटीज़ का नहीं पता चला, और स्थानीय रिपोर्टरों से लगातार बातचीत करने के बाद ये पता चल रहा है कि वास्तविक कैजुअलिटीज़ का पता अभी तक नहीं चला है कि ये कितनी है। 26 या 28 की जो नंबर्स आ रहे हैं वो केवल है, और उनके बारे में भी केंद्रीय स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं, कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये हुई अभी कल शाम को ये बैठक, इसके पहले कब हुई है किसी को पता है, किसी को याद है? कुछ भी पता नहीं है। तो सरकार चल कैसे रही है? कोई जिम्मेदारी होती है, कोई जवाबदेही होती है या नहीं होती है इन सारी चीज़ों की? और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। आपने ये 5 फैसले ले लिए, उसके बाद अब आप आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी भी तो होती है। या जो कुछ चल रहा है बस ऐसे चल रहा है? बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं इस घटना ने। आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम सब यही चाहेंगे, और कड़ी से कड़ी जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है, बहुत सही चीज़ उन्होंने कही है, सही बात कही है कि इसके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी जिम्मेदारी तय करना भी है, जवाबदेही तय करना भी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।